सुनिए जी, रात के 12 बज गए, अरुण अभी तक घर नहीं आई। अरे फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऐसे कब तक खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे? चलिए उसके पास चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएं? उसके ऑफिस, और कहाँ? ऑफिस? रात के अंधेरे में एक लड़की को खुलेआम निर्ममता से पीटा जा रहा था। इस तरह की गुंडागर्दी दिल दहला देने वाली थी और साथ ही साथ ये घटना नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। भोपाल में 2015 में हुई इस वारदात में वैसे तो शहर की सोच पर शुरू में कोई खास असर नहीं छोड़ा, लेकिन जब इस केस से जुड़े तथ्य सामने आए तो लोगों के होश उड़ गए। बस यही रोक लो भाई, यही रोक लो। अरुणा, अरु, खून! अजय, हे भगवान, ये सब क्या है? हमारी अरु मुसीबत में। ये तो मर चुकी। इसे कौन लेकर आया था? सब कुछ लोकल लोग ही लेकर आए थे। किले के पास उन्हें पड़ी हुई मिली थी। तुम फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करो और तुम ये बॉडी मुर्दाघर लेकर जाओ। जी। इंस्पेक्टर साहब, उसके ऑफिस का सारा सामान बिखरा पड़ा था। खून के छींटे। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं हमारी अरुणा कहाँ चली गई है। डॉक्टर, इधर बॉडी कब आई थी? तकरीबन रात को 1 बजे। आप पंचनामा करें तो हम पोस्टमार्टम करा दें। आइए सर, आइए। सर, बॉडी तो सर यहीं रखी थी। तू कहाँ गई? सर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई मतलब सर मैंने खुद यहाँ बॉडी रखी है। कहाँ गई? आप शांत हो जाइए। क्या करती है आपकी बेटी? वकील है। किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा? रंजिश और झगड़े का तो सवाल ही नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। वो तो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों की समस्या के लिए हमेशा उलझी रहती थी। मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? मम्मी, अरे आप ऊपर क्या कर रही हैं? कपड़े सुखा रही हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, जल्दी से नीचे आइए। अरे बेटा तू ऊपर आ जा, चल। ओफो, ठीक है, आ रही हूँ। मम्मी। हाँ बोल, क्या कह रही है? ये लीजिए। ठीक है, मेरे पहले महीने की कमाई। अरे वाह, खुश रहे बेटा। 20,000 कमाए हैं, पूरे 20,000। 20,000? अरु बेटा, तू 20,000 कह के मेरे हाथ में ये 4-5 हजार रुपए पकड़ा रही है। अरे मैं क्या रख लूंगी? इन्हें तो मैं ठाकुर जी के चरणों में रखती, इसमें 1,000 रुपए का नोट आशीर्वाद के तौर पे रखती और तुझे देती। अरे भाई, इसकी बात सुन तो लो। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मेरे ऑफिस के पास ना एक सब्जी वाली है, बेचारी बहुत गरीब है। उसका नाम संतोषी है। आपको पता है, अगले हफ्ते ना उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसे 15,000 दे दिया। पहले महीने की पहली कमाई, वो भी दान करके आ गई। तो पैसों का क्या है मम्मी, फिर कमा लूंगी। बिल्कुल सही। आज तो तू जल्दी आ गई, लेकिन तू रोज इतनी देर से आती है, इतना काम क्यों करती है? अरे मुझे भी पता है वकालत का टाइम टेबल। लेकिन मम्मी, ऑफिस तो रोज मैं 6 बजे ही ओवर कर देती हूँ। तो वो क्या है ना मम्मी, हमारे ऑफिस के सामने जो एक बस्ती नहीं है, उसमें कुछ गरीब बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए अपने ऑफिस में इवनिंग क्लासेस खोल दूं। 8-10 बच्चे रोज आते हैं, उनको पढ़ा देती हूँ। कभी आकर देखना, पता है कितना मन लगा के पढ़ते हैं बच्चे। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी लड़की के साथ वाला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जी सच पूछिए तो ऐसे लोग जो समाज की भलाई करना चाहते हैं, उन्हीं के दुश्मन ज्यादा बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी का किसी केस को लेकर कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी बातें उसने हमसे कभी नहीं बताई। अपनी बेटी की एक तस्वीर हमें दे दीजिए। ये एक चलती फिरती लाश का मंजर काल्पनिक और तिलिस्मी कहानियों में देखने सुनने को तो मिलता है, लेकिन भोपाल शहर का यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था।
कहीं दूर इसी लड़की को इसके माँ बाप तलाश रहे थे। एक चादर में लिपटी ये लड़की पेशे से वकील, बेहद ही सामाजिक और जागरूक लड़की थी। पर फिर ये जो हमारे सामने था वो क्या था, क्यों था और किसके कारण था? पुलिस की तहकीकात शुरू हो गई, लेकिन उनके पास एक नाम, एक तस्वीर और एक ध्वस्त ऑफिस के अलावा फिलहाल और कोई सबूत नहीं थे। सर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मारपीट हुई है। फॉरेंसिक में खबर करो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो कि कल रात को यहाँ पर किसी ने कुछ देखा तो नहीं था। कल रात को यहाँ पे मारपीट हुई थी, आप कुछ बताएंगे? नहीं साहब, कल तो मैं दुकान पे था ही नहीं। और कोई था? दुकान पे लड़के तो थे, लेकिन जल्दी चले गए थे तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं साहब। आपकी दुकान तो पड़ोस में ही है, यहाँ रात को मारपीट हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं तो साहब, हमारी दुकान तो 9 बजे बंद हो जाती है साहब, मुझे कोई मालूम नहीं साहब। अरुणा शर्मा वकील साहब को जानती हो? जी साहब। तुम्हारी बेटी की शादी में मदद भी की थी ना उन्होंने? हाँ साहब। कल रात को क्या हुआ था यहाँ, कुछ देखा तुमने? हम तो ठेला जल्दी बंद करके सो गए थे, हमने कुछ नहीं देखा साहब। पर तुम तो यही रहती हो ना? हाँ साहब, सोते तो यही हैं। अगर कुछ देखा हो तो सब सच सच बता दो। उस औरत ने मदद की है तुम्हारी? हमने कुछ देखा होता तो जरूर बता देते साहब। यहाँ जरूर कुछ हुआ है, डरे हुए हैं सब लोग, इसलिए सब कुछ छिपा रहे हैं। हाँ सर, मैंने भी यहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। बलराम सर, पता करो कि यहाँ का कोई लोकल बदमाश दहशतगर्दी तो नहीं फैला रहा है जिससे अरुणा का झगड़ा हुआ। देखो कि अपने थाने में या यहाँ आसपास के थाने में अरुणा ने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई थी। चाय लीजिए। क्या हुआ? वो अरुणा अब तक लापता है। पुलिस को कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि अरुणा के साथ हुआ क्या है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, सब सच सच बताऊंगा उनको। फिर वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। सर, ये है संजीव खत्री, नारकोटिक डिपार्टमेंट से। और सर, इन्होंने बताया कि अरुणा शर्मा ने 1 साल पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इनके लोकल ऑफिस में एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। कैसी कंप्लेन? उसने शिकायत की थी कि उसके इलाके में ड्रग पेडलिंग हो रही है। सर, ये है बंटी सिंह के कुछ फोटोग्राफ्स जो अरुणा ने मुझे दिए थे। इस वक्त कहाँ है? सर, अभी तक तो ये जेल में था, 3 दिन पहले ही पेरोल पे रिहा हुआ है। 3 दिन पहले छूटा और बदला लेने अरुणा के ऑफिस चला गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि इसी ने अरुणा को अगवा किया। अरुणा शर्मा की तलाश जारी रखो और इस बंटी सिंह को भी ढूंढो। ओके सर। कैसा है मेरा भाई? देख कौन आया है। भाई कैसा भाई? कैसा देखिए, ऐसी तैसी हो गई यार। 15 दिन के लिए बाहर आया हूँ, ये सब माल कैसे भी निकाल। हाँ भाई, समझा ना भाई, काम हो जाएगा भाई। बंटे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बस डर गया था। अरुणा कहाँ है? क्या? अरुणा शर्मा कहाँ है? कौन अरुणा शर्मा साहब? मैं तो किसी अरुणा शर्मा को जानता ही नहीं साहब। सर नहीं जानता सर, सही बोल रहा हूँ सर, नहीं जानता। बलराम सर,
अच्छे से खातिर करो इसकी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर अभी मैं 3 दिन पहले पेरोल पे आया हूँ सर। मेरे चाचा की तबीयत खराब है सर। मैं कहाँ रहता तेरा चाचा? चाचा का नंबर है सर, फोन पे बात कर लो सर। इसके चाचा का नंबर लो। चल नंबर दे। सर मैंने पता लगाया है, बंटी सिंह सही कह रहा है। 3 दिन पहले वो अपने बीमार चाचा के पास था। इसने कुछ नहीं किया। इसको तो अरुणा शर्मा का नाम भी नहीं पता। तो सर अगर इसने हमला नहीं किया तो फिर किसने करवाया होगा? हो सकता है कि बंटी सिंह के कोई ऊपर वाला इन्वॉल्व हो सकता है सर। लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। नहीं शिवानी नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। हमारा चुप रहना बहुत गलत है। मैं जाऊंगा और पुलिस को सब सच सच बताऊंगा। पुलिस के पास मत जाओ शिवांगी, हमारा चुप रहना और ज्यादा गलत होगा। सुनिए तो। कहाँ जा रहा है अंकल? वो सब्जी लेने। सब्जी लेने? हाँ। पहुंच जाएगी सब्जी घर? नहीं सर, मैं ले आऊंगा। अरे पता है अंकल, पुलिस स्टेशन जा रहा है। अरे आंटी समझाओ ना अंकल को कि घर में रहे। अरे बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, बेकार की ठंड लग जाएगी अंकल जी को। हाँ और देखो आंटी एक खुशखबरी भी है। तो बड़े भैया ने खबर भिजवाया है कि 20 लाख नहीं 16 लाख दे दो और आराम से रहो। और किसी से अगर कुछ बोला तो क्या? ये ड्रग्स के बारे में तो उसने कभी बताया नहीं हमें। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात जिससे उसे लगता है कि मम्मी पापा को टेंशन होता है वो हमें कभी नहीं बताती। सबका भला ही करती है वो तो। वैसे कोई सुराग मिला उसका? हर तरफ अलर्ट कर दिया है, फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट करवा दी गई। होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो कोई रात को 1 बजे बॉडी लेकर आए थे। हमने एग्जामिन किया तो लड़की मर चुकी थी। क्या वो ये लड़की है? हाँ ये वही है। आपको पक्का यकीन? हाँ यही थी। और सुभाष नगर थाने से कुछ लोग आए थे पंचनामा करने के लिए। जब हम मरचुरी पहुंचे तो बॉडी मिसिंग थी। डेड बॉडी मिसिंग यानी लाश गायब हो गई? जी, आप चाहें तो सुभाष नगर थाने मालूमात कर सकते हैं। कुछ पता चला? जी वो क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जी वो खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब बताइए। हमें पता चला है कि आपकी बेटी की बॉडी सुभाष नगर हॉस्पिटल में कोई छोड़ गया था। बॉडी? और मॉर्ग से उसकी बॉडी भी गायब। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हटो क्या हुआ? सर ये तो अरुणा शर्मा है। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। अरुणा शर्मा कहाँ है? इमरजेंसी में जाइए। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? अरुणा डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं, अभी बेहोश है। ठीक है डॉक्टर कैसी अरुणा? कैसी बच्ची हमारी? मैं उसका फादर हूँ, ये उसकी मम्मी है। बहुत गहरे जख्म है उसके। लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है उसे। यूं समझ लीजिए वो तो मरते मरते बची है। डॉक्टर साहब कब तक होश आएगा? लेट्स सी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी से होश आ जाएगा, मगर आप फिक्र ना करें, इस समय वो खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है ना? अपने 2 आदमियों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगा दो। अरुणा की जान को अभी भी खतरा हो सकता है। ओके सर। अरे मेरे बच्चे, बेटा
बेटा हम दोनों हैं बेटा। हे मम्मी पापा क्या हुआ इसको? डॉक्टर साहब ये जवाब क्यों नहीं देती? आप लोग जरा बाहर आइए, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना है, प्लीज। लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी है, मोमेंटरी पार्शियल डिमेंशिया, याददाश्त पर असर पड़ा है। तो फिर वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? जाहिर है उसको अपने बारे में कुछ तो याद होगा। पार्शियल लॉस है, कुछ याद है और कुछ याद नहीं। सच पूछिए तो जिंदगी महज यादों का सिलसिला है। हमारी पहचान, हमारी शख्सियत यादों से ही कायम है। अगर एक पल के लिए भी दिमाग के कैनवस से ये यादें धुंधली हो जाएं, तो ना नाम रह जाएगा और ना वजूद। अरुणा के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक भयानक हादसे ने उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाला था। कुछ याद था तो बहुत कुछ भूल चुकी थी, और ऐसे में पुलिस के लिए उसके साथ हुए अपराध की गुत्थी को सुलझाना बहुत कठिन हो गया था। पुलिस के पास अब एक ही विकल्प रह गया था, इंतजार। अरुणा के स्वस्थ होने का इंतजार, उसकी याददाश्त लौटने का इंतजार। और अरुणा के परिवार के लिए अरुणा का लौटना मानो नया जन्म ही था। यादें धुल गई थी, लेकिन अरुणा जिंदा थी। जिंदगी में उम्मीद लौट आई थी। क्या देख रही है? अपनी फोटो? ये तेरे 12वें जन्मदिन की फोटो है। तुझे याद है उस दिन तेरा जन्मदिन था? तूने कहा था मम्मी मेरी सब फ्रेंड्स को बुलाना, रेशमा, प्रीति, मेघना, अंजू। अंजू? हाँ, बर्थडे। और तूने कहा था उनको छोले बहुत अच्छे लगते हैं, कहा था ना तूने? और मैंने उस दिन खूब चटपटे छोले भटूरे बनाए थे तेरे बर्थडे में। हाँ, हाँ बेटा। और फिर हम उनके लिए याद आया। देखो डॉक्टर ने कहा है कि इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। हमारे लिए कम है कि हमारी बेटी वापस आ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। कैसी हैं आप? 17 तारीख की रात को आपके ऑफिस में आप पे जानलेवा हमला किया गया था। इस बारे में आपको कुछ याद है? कुछ भी, थोड़ा बहुत? कौन लोग थे, क्या पहन रखा था उन्होंने, कहां से आए थे, कहां लेकर गए थे वो आपको? सोचिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए सोचने की। बलराम, इन फोटोग्राफ्स को देखिए। इस आदमी को जानते हैं? ड्रग्स। इनमें से किसी ने आप पे हमला किया था जो आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार? देखिए देखिए, ठीक से देखिए। ड्रग्स के बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ देखिए, इसको देखिए। नहीं, स्कूल। कौन सा स्कूल? किस स्कूल की बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये दरअसल शाम को अपने ऑफिस में गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। देखो, ठीक से तलाशी लो। ब्रिजेश। बलराम, इसको चेक करो। यस सर। अरुणा का ये स्कूल शाम में चलता था। यस सर। तो जब हमला हुआ, हो सकता है कोई एक बच्चा यहाँ पर हो सकता है सर। वैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहीं पास में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। चाहे तो हम उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। बात तो करनी पड़ेगी। साहब, 10 बजे आखिर में अपने बच्चे को ले गई, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था साहब। अरुणा मैडम जी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद क्या हुआ साहब?
हमें कुछ नहीं पता। बच्चों तुम लोग बताओ क्लास में क्या हुआ था? पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। और क्लास के बाद क्या हुआ था बेटे? बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। बच्चों बताओ क्लास के बाद क्या हुआ था? इनकी मैडम पर जानलेवा हमला हुआ है, मरते मरते बची है वो। इतना कुछ किया आप लोगों के लिए, आप लोग एक बयान नहीं दे सकते? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग आए थे मैडम को पैरोल। क्या बोल रहा बच्चा आपका? हाँ, आपने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, हमको कुछ तो नहीं होगा ना साहब? देखिए आपको कुछ नहीं होगा, जो भी हुआ साफ साफ बताइए। मैं अपने बच्चे को रोज अरुणा मैडम की क्लास में लेके जाती थी ताकि मेरा बच्चा कुछ सीख सके, और मैं भी वहीं बैठती थी ताकि 2 अक्षर मुझे भी आ जाए। पर उस रात A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for apple, F for fish. Very good. चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई है, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो चलो फटाफट चलो, आओ। काकी आप इसे साथ ले जाइएगा, इसकी माँ नहीं आई है, ठीक है? आओ चलो बाहर आओ, आ जाओ। चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी खुपड़िया में घुसती नहीं है। कहा केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं तुम्हें? इतना कुछ हो गया और आपने पुलिस को बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम लोग गरीब आदमी है साहब, कोर्ट और पुलिस से बहुत दूर रहते हैं साहब। कुछ याद है कौन थे वो लोग? 2 रोज पहले अरुणा मैडम से मिलने एक साहब आए थे। अरुणा जी। अरे राम नरेश ठाकुर जी, आप? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। ये लोग, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, आपकी जान को खतरा है। हम वकीलों की जान को हमेशा से खतरा रहता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरे घर आए थे, मुझे धमकी देकर गए और कहकर गए कि वो आपको सबक सिखाएंगे। वो ना कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ करेंगे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप इत्मीनान से घर जाइए। फिर भी अगर आप एक बार पुलिस को। हाँ फिक्र मत कीजिए। अच्छा कौन थे ऐसा? वो तो पता नहीं साहब, पर अरुणा मैडम उनको राम नरेश ठाकुर जी कहकर बुला रही थी। राम नरेश ठाकुर? बलराम सर, राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई ना कोई फाइल हमें यहाँ जरूर मिलेगी। अच्छी तरह से सर्च करो, कोई ना कोई क्लू यहीं से मिलेगा। ओके सर। सर यहाँ पर राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई भी फाइल नहीं। कौन? इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ला। ओह इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आइए। राम नरेश ठाकुर, इनको जानती हैं? राम नरेश ठाकुर आपके क्लाइंट हैं या आप पर हमला करवाया होगा इन्होंने? ठाकुर। बोलो बेटा बोलो। डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बताइए कोई हादसा हुआ इनके साथ? याद कीजिए, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बेटा अरुणा जी। राम नरेश ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ क्या हो सकता है? बच्चे मासूम होते हैं और शायद इसीलिए साहसी भी। जहां बड़े सच बोलने से, सही गवाही देने से कतरा रहे थे, वहीं एक बच्चे ने अरुणा के साथ हुई वारदात का ब्यौरा दिया और पुलिस को आगे का रास्ता दिखाया। उधर अरुणा की हिम्मत भी कम नहीं हुई थी। याददाश्त खो जाने के बावजूद उसमें अपने अपराधियों को सजा देने की इच्छा शक्ति अब भी कायम थी। इसीलिए शायद ठाकुर साहब का नाम सुनते ही अरुणा बोल पड़ी। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सुराग आ गया था। क्या था राम नरेश ठाकुर का सच, और कौन थे वो लोग जिनसे राम नरेश ठाकुर अरुणा को आगाह कर रहे थे? आखिर ये मसला क्या था? सर ये रहे अरुणा शर्मा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ मिला इसमें? हाँ सर इन सारे नंबर्स में से एक नंबर राम नरेश ठाकुर के नाम का है। ये देखिए, अरुणा शर्मा के मिसिंग होने के 3 दिन पहले इस नंबर से पहली बार कॉल आया था अरुणा शर्मा के मोबाइल फोन पे। उसके बाद दोनों तरफ से कई बार कॉल हुए। इस राम नरेश ठाकुर का एड्रेस पता करो। पता कर लिया सर। जी राम नरेश ठाकुर,
जी हाँ। अरुणा शर्मा को जानते हैं आप? हाँ हाँ जानता हूँ। अरुणा शर्मा को आप जानते कैसे हैं? कोई केस लिया था उन्होंने आपका? हा? केस? नहीं जी नहीं। तो फिर आप उनसे मिलने उनके ऑफिस क्यों जाते थे? वो ऑफिस वो छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाती है ना वो, तो उसके चंदा देने के लिए। और चंदा देने के साथ साथ आपने उसे आगाह भी किया था। जी? अरुणा शर्मा के ऊपर किसी बात का खतरा था, यही बताने गए थे ना आप उसके यहाँ? वो तो ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। आप तो जानते ही हैं, सोशल वर्क करने वालों को खतरा तो होता ही है ना। अरुणा शर्मा के मिसिंग होने से पहले आपकी और अरुणा की काफी बातें होती थी फोन पे। क्या बातें होती थी आप दोनों? यही वो बच्चों की पढ़ाई, चैरिटी, यही। रामनरेश जी, आई होप आप हमसे कुछ छिपा नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे फिर से पूछताछ करेंगे। जी। बलराम ये हमसे कुछ छिपा रहा है, इस पे 24 घंटे नजर रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि लीड हमें इसी से मिलेगी। ओके सर। सर, हमारा जो आदमी राम नरेश ठाकुर पे नजर रखे हुए है, उसने राम नरेश ठाकुर को गंभीर सिंह रघुवंशी कॉर्पोरेटर के दफ्तर में जाते हुए देखा है। और सर एक नई बात पता चली है, राम नरेश ठाकुर के इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर गंभीर सिंह रघुवंशी का भी है। और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों में काफी बातचीत हुई है सर, ये देखिए। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? ये कौन है? गंभीर सिंह रघुवंशी। क्या किया था इसने? मालूम नहीं। ठीक से सोच के बताइए, क्या किया था इसने? सर चेहरा तो पहचानती है ये, इसका मतलब कि ये इस कॉर्पोरेटर को जानती है। पर कनेक्शन क्या है? हाजी, वो आदमी कौन था? आप कौन? सब इंस्पेक्टर बलराम साहू। कौन था वो आदमी? सर वो राम नरेश ठाकुर साहब जी हैं और हमारी ऑफिस में काम करते थे। क्या बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में? सर उनको पैसा चाहिए, 15 लाख रुपया कर्जा। 15 लाख? जी। क्यों? होगी उनकी कोई प्रॉब्लम सर, और मैं इतना छोटा सा आदमी कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। ठीक है, जाइए सर। सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। अरु बेटा देख, ये छोटी सी प्यारी प्यारी गुड़िया कौन है? ये तू है। देख डांस करती हुई 11 साल की बच्ची। अच्छा ये देख, तेरी तस्वीर वकील की डिग्री के साथ। देख बेटा, याद कर, वकील,
डिग्री। क्या हालत हो गई है इस लड़की की, और गलती क्या थी इस बेचारी की? यही ना कि ये दूसरों की मदद करती थी, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। यही गलती थी ना इसकी? बताइए राम नरेश ठाकुर जी, यही गलती थी इसकी? राम नरेश ठाकुर? राम नरेश ठाकुर आप है ना? आपको तो सब पता है ना कि मुझ पर हमला किसने किया था? आपको सब पता है, इनको बताइए ना कि मुझ पर हमला किसने किया था। ये कब से मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझ पर हमला किसने किया। आपको सब पता है ना? आप बोलिए ना इनको कि मुझ पर हमला किसने किया था। बताइए इनको, बताइए। बता रहा हूँ बताता हूँ। बात यह है कि मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब सच सच बताऊंगा। ये अरुणा पर गंभीर सिंह रघुवंशी ने हमला करवाया था, क्योंकि ये उसके रास्ते में आ रही थी। नहीं था। अभी सच बोलेगा और खुराक दो। बताता हूँ तो उस वकील पर हमने ही हमला किया था साहब, हमने ही हमला किया था। किसके कहने पे किया था हमला? देखिए, मैं एक साधारण सा सरकारी मुलाजिम, अभी रिटायर हुआ। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास एक मकान, वो भी मेरे किराएदार ने हथिया रखा था। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने का सोच ही रहा था कि एक दिन। अरे नमस्ते। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। आपके मकान के बारे में सुना है, कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? पुराना जो किराएदार है मकान खाली नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूँ। हम खाली करवा दें? आप करवाएंगे? गंभीर सिंह रघुवंशी अंकल, पब्लिक सर्वेंट, पार्षद हैं हम, अपने अंकल का काम नहीं करवाएंगे? अपना मकान होते हुए भी मुझे दूसरे के किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, कल दोपहर 3 बजे तक आपका घर खाली हो जाएगा। चल बाहर निकाल, बहुत रह लिया तुम मुफ्तखोरी में। निकाल, अरे निकाल। क्या बदतमीजी कुछ नहीं। कितनी बार तेरे को खाली करने को बोला हूँ, समझ में नहीं आता? अरे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान खाली होने की खबर सुनते ही हम पति पत्नी वहां मकान पर पहुंचे। ओ अंकल जी, आइए 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 आइए। हमने सोचा कि कुछ पूजा वगैरह। वो हमारा सामान। अंकल, गृह शुद्धि, सामान सजाना, इन सब के लिए आप गंभीर भाई से बात करिए। ये तो गलत है। सही गलत का फैसला तो गंभीर भाई ही करेंगे। आप उन्हीं से बात कीजिए। चलो। जी हाँ, कहने लगा कि आगे क्या करना है गंभीर भाई बताएंगे। अरे बड़ा बदमाश है वो, खुद भी तो बता सकता था आपको। जी। अरे अंकल, बच्चे लोग ने बहुत मेहनत करा आपका घर खाली कराने में, अब उसके लिए बच्चे लोगों को कुछ मिठाई तो देना पड़ेगा ना। अच्छा मिठाई, ये लीजिए। अरे अंकल, 500 रुपए में कौन सा मिठाई आता है? जी। एक काम कीजिए, आप कल 20 लाख रुपए लेके आइए, आपका घर खाली करवा देंगे। 20 लाख तो मेरे पास नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अंकल, बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत करा है, मिठाई का पैसा तो देना पड़ेगा उनको। पर आप टाइम ले लीजिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, पर करते ना बात। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम चल रहे हैं ना, चलकर बात करते हैं।
अरे नमस्कार अंकल जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बैठिए बैठिए। पैसे का इंतजाम हो गया? जी वो आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी अपराध है। आपकी तारीफ मैडम। अरुणा शर्मा, लॉयर। अरे अंकल, कहाँ ये कानून के पचड़े में पड़ गए? आपके और मेरे बीच की बात है, बैठ के सुलझा लेंगे। नहीं वो देखिए प्लीज। चाय लेंगे अंकल या कॉफी लेंगे? देखिए प्लीज, आप इनका मकान खाली कर दीजिए। बताइए लेंगे क्या, चाय या कॉफी? नहीं। अरे मैं आपसे कुछ बात। चाय पिलवाते आपको बहुत अच्छी वाली। अरे आप सुन तो रहे, मैं बोल क्या रही हूँ? जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अब आप सुनिए। आप यहाँ से जाइए, गो। तो इतना टेंशन में आप पैसे का इंतजाम कीजिए, टाइम है आपके पास अभी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम आप जाइए यहाँ से, गो। अगर आपको थोड़ी कहा। अरे आप तो बैठिए। चलो। अरे बैठिए, चाय आ रही है अंकल जी। जी बाय। अरे कहाँ जाना है मैडम जी? आइए बैठिए, हम छोड़ देते हैं। क्षमा चाहेंगे मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे चाय पूछना भूल गए। कल राम नरेश ठाकुर जी वाले केस में एक पिटीशन दायर कर रही हूँ सेशंस कोर्ट में। फिर चाय के साथ साथ आपको मिठाई भी खिलाऊंगी। कैसी वकील हैं आप? जमीन जायदाद के मुकदमे ऐसे हल होते हैं, पुश्ते बीत जाती हैं टलते टलते। राम नरेश अंकल अगर हमसे समझौता कर लें तो एक दिन में मामला हल हो जाए। आपके चक्कर में रहे तो उनकी पुश्तों के वाल सफेद हो जाएंगे मैडम। मुझे तो लगा था आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको आपकी इज्जत की काफी फिक्र होगी, लेकिन आप तो मतलब ये कि अगर ये केस कोर्ट में गया और ये खबर अखबार में छपी तो फिर आपकी इज्जत का क्या हाल होगा, ये कभी सोचा है आपने? अब देखिए ना, भले ही मकान खाली कराने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेटर की कुर्सी लोगों के वोट से चलती है। अगर ये खबर अखबार में छपी तो ये कुर्सी जरूर खाली हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल सेशंस कोर्ट में। चाय जरूर तैयार रखिएगा। कॉर्पोरेटर समझ चुका था कि ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी खोपड़िया में घुसती नहीं है। कहा केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं साला किसी ने कुछ बोला ना तो जान से मार देंगे। आप लोग अंदर कैसे आए? तुम्हें अरेस्ट करने आए। किस जुर्म में? अरुणा शर्मा पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में। सबूत हैं आपके पास? सबूत तो बहुत है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। अरुणा शर्मा जिंदा है। अरे छोड़िए आप हमें। अरे तरीका है को ले जाने का, आप छोड़िए हमें। ये आखिरी बार बोल रहा हूं तेरे को मैं, एक गलती और तू खत्म। समझा दे इसको, पूरा गला घोट कर मार दूंगा इसका। हाय, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरा कॉलेज का दोस्त है ना, वो बहुत टाइम से मुझे मिला नहीं था। वो रास्ते में मिल गया तो हम सब थोड़ा बात कर रहे थे। पापा ने देखा और पता नहीं क्या समझ लिया, मुझे बहुत मारा। तेरी कसम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आई तू भाग जा। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन ये बात तेरे बाबा नहीं समझ पाएंगे। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो तू भाग जा। कहते हैं कि रिश्तों की मिठास इंसान की जिंदगी में एक अलग जायका लेकर आती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं ये हमारी जिंदगी के। एक दूसरे से विश्वास, प्यार और समझ की उम्मीद रखते हैं ये रिश्ते। लेकिन अगर किसी रिश्ते में कोई सिर्फ हक जताना जानता हो, अगर किसी रिश्ते पर अहम का साया हो, और अगर कोई रिश्ता किसी गलत सोच की वजह से एक बोझ बन जाए, तो रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है और जिंदगी पर मंडराता है सिर्फ और सिर्फ खौफ। हमारी आज की कहानी ऐसे ही रिश्तों की कहानी है जो शुरू तो होते हैं प्यार से, लेकिन खत्म होते हैं खौफ पर। सर, सबसे पहले कचरे वाले ने देखा लगभग 25-26 साल की उम्र की लड़की होगी और सर अलग किया हुआ है। और बाकी की बॉडी वो भी तो कहीं आसपास होगी? सर लगभग आधे किलोमीटर के इलाके में पूरा छान मारा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि कातिल ने कत्ल करके शरीर कहीं और फेंक दिया ताकि हमें गुमराह कर सके। राणे, एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि 24-25 साल की किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट मिले या आने वाले दिनों में कोई भी हेडलेस बॉडी मिले तो हमसे संपर्क करें। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजें। यस सर। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है, बिना सर की बॉडी। सर कोई पहचान नहीं है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई पर्स, कोई मार्क नहीं, ना कोई टैटो, कुछ भी नहीं। ठीक है सर। सर, आज सुबह विक्रोली में एक लाश मिली है कंस्ट्रक्शन साइट पर। लाश एक लड़की की है और उसकी उम्र भी लगभग 24-25 साल की है। विक्रोली और भांडुप में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है ये उसी लड़की की बॉडी हो जिसका सर हमें मिला है। अगर मर्डर उस एरिया में हुआ है तो हमें सर हैंडओवर करना पड़ेगा, लेकिन राणे, उससे पहले हमें ऑटोप्सी एक्सपर्ट से ये पता करना पड़ेगा कि सर और बॉडी एक दूसरे से मैच करती है कि नहीं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, हमें मिला हुआ सर और विक्रोल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली हुई बॉडी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। लेकिन हैरत की बात यह है सर कि दोनों कत्ल एक ही दिन, मतलब 11 तारीख को रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हुए हैं और दोनों की उम्र लगभग 25 साल है। मतलब दो अलग अलग लड़कियों का कत्ल एक ही दिन, एक ही समय पे, एक ही तरीके से हुआ। राणे, ये बात अजीब है। और सर एक बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साबित हो रहा है कि दोनों मर्डर में मर्डर वेपन भी एक ही है। इसका मतलब हमें एक सर और एक बॉडी और मिलने वाली है। कोठे जाले? वो 3 दिन से मानसी का फोन नहीं आया तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तू अब भी मिलती है उससे? कहाँ मिली वो तुझे? 3 साल हो गए उसे घर छोड़कर गए और तूने उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया? कहाँ मिली वो तुझे? कहाँ? 3 महीने पहले उसने मुझे फोन करके बताया कि वो बहुत खुश है, उसे एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। हेलो हेलो हेलो, बोला ना, कौन बोलता है? आई मन्नू, कशी है तू? सब ठीक है ना बेटा? आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू यहाँ वापस तो नहीं आई ना बेटा? आई, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तेरी याद आ रही थी रे। आई, तुझसे मिलने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, तू जहाँ है वहाँ सुखी दे, मेरे पास आने की गलती भी मत करना। तू खुश है, मैं उसी में खुश हूँ। चल मैं फोन करती। रडायला काय झाला? किसका फोन था? मानसी का फोन तो नहीं था? अगर मुझे गलती से ही पता चला ना कि तू उस नालायक मानसी से बात कर रही थी, मैं तुझे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसे मैं उस नर्क से भी ढूंढ निकालूंगा और वापस उसे नर्क में डाल दूंगा। समझे? समझे कि नहीं?
कब गई वो घर से? 3 साल पहले। क्या 3 साल पहले? और आप आज मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रही हैं? 3 साल पहले वो घर से भागी थी, उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अचानक 4 महीने पहले उसका फोन आया था। उसके बाद उससे रोज बात होती थी। माझी मुलगी खूब खुश है, वो यही के किसी पार्लर में काम करती है साहब, लेकिन 3 दिन से उसका कोई फोन नहीं आया साहब। मला खूप भीती वाटत है, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना साहब? उसका कोई मोबाइल नंबर है? हाँ दीजिए। ये चेहरा क्यों ढक के रखा आपने? वो साहब मुझे थोड़ी चोट लगी है साहब, मैंने उसे फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आजकल रहती कहाँ है वो? साहब यहीं रहती है वो, मैं उसके घर पे भी जाके आई, लेकिन उसके घर पे ताला है, आजूबाजूला विचारलं त्यांना नाही माहीत। और ये यहाँ पे वो काम करती है साहब। वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत सारी बातें भूलने लगी हूँ, इसलिए सब लिख के रखती हूँ। वो घर से भागी क्यों थी? कोई प्यार वार का चक्कर था क्या? मालूम नहीं साहब। उसकी शादी हुई थी? नहीं साहब, ये खोली मेरी है। मानसी यहाँ पे रहती है भाड़े पे, पर 3 दिन से इधर ताला लगा हुआ है। तू क्या रोज यहाँ पर आकर देखता है? साहब आने जाने का रास्ता यही है, मेरी खोली भी इधर पास में है, तो लिख जाता है। फिर तो रोज बातचीत भी होती होगी उससे आपसे? साहब आप तो बात का मतलब ही उल्टा निकाल ली। बातचीत कहाँ होती है साहब? हाँ, काम पड़ता है तो बात होती है। वैसे अच्छी लड़कियां हैं साहब। लड़कियां? और कौन रहता है उसके साथ? उसकी बहन रहती है साहब, वैशाली। उसकी माँ ने तो उसकी बहन का कोई जिक्र नहीं किया था। शायद सर दोनों जन घर से भाग कर आई होगी। अगर मानसी अपने बहन के साथ रहती है तो जिस सलून में वो काम करती है वहाँ किसी ना किसी को तो मालूम होगा उसकी बहन के बारे में। सर मानसी ने 11 तारीख से तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। किस लिए? वो तो पता नहीं। पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लगा कि वो टेंशन में या कोई परेशानी है उसकी? नहीं तो मुझे तो ऐसे नहीं लगा। हाँ लेकिन जब वो 10 तारीख को काम पे आई थी, उसका गाल सूजा हुआ था, ऐसा लगा कि किसी ने उसको खींच के जोरों से मारा होगा। मानसी ने कभी भी आपसे अपनी बहन के बारे में कोई जिक्र किया? बहन? मुझे पता भी नहीं था मानसी की बहन है। जी हाँ, मानसी की एक बहन है, लेकिन उसका नाम वैशाली नहीं, मनीषा है, जो अपने पति के साथ कुर्ला में रहती है। तो उसकी कोई वैशाली नाम की सहेली है? वो तो मुझे नहीं पता, उसका कभी उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है, दरअसल में एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है, उसकी पहचान करने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक काम करो, उस मकान मालिक सतीश को भी बुला लो। जी सर। खोलो इसे। साहब ये मानसी नहीं है। ये तो वैशाली है, मानसी की बहन वैशाली। ये क्या पागल के जैसे बोल रहे हैं? ये कोई मानसी की बहन नहीं है। देखिए सुजाता जी, जरा गौर से देखिए, क्या आप इस लड़की को नहीं जानती? ये मानसी नहीं है और उसकी बहन भी नहीं है। मानसी ने खुद बताया था कि वैशाली उसकी बहन है और सब बड़े प्यार से रहते थे दोनों। मैंने कहा ना, ये मानसी नहीं है, उसकी छोटी बहन उसके पति के साथ कुर्ला रहती है। लेकिन साहब मैं एक मिनट, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। देखिए, विक्रोली में पुलिस को एक लाश मिली है, सर कटी हुई लाश, जो इस सर से मैच नहीं करती है, मतलब किसी और लड़के की लाश है। क्या आप उस डेड बॉडी को देख के बता सकती कि वो आपकी मानसी है या नहीं? देखिए, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ये भी मेरी मानसी नहीं है। आपको पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, ये मानसी नहीं है। पिछले 3 सालों से आप उससे मिली नहीं है, फिर इतना यकीन से कैसे कह सकती कि मानसी नहीं है? साहब मैं उसकी आई हूँ, मैं जानती हूँ ये मानसी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ये मानसी नहीं है। क्या आप अपनी छोटी बेटी को पुलिस स्टेशन बुला सकती हैं? जी हाँ, मैं ही मनीषा हूँ, मानसी की छोटी बहन। ये मानसी को तुमने आखिरी बार कब देखा था? 3 साल पहले, जब वो घर छोड़कर भागी थी। अच्छा, तुम्हारे पास मानसी के साथ खींची हुई कोई तस्वीर है? जी हाँ,
ये 3 साल पहले की, जब हम सब साथ में रहते थे। कसम से साहब, मानसी ने खुद बोला था कि वैशाली उसकी बहन है करके। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? पिछले 1 साल से दोनों बहनें हैं करके जानता हूं, इसलिए वैशाली के बारे में कभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं किया। अब मानसी की बहन नहीं है तो वो कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं साहब। ठीक है, जाओ। राणे, ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई दोस्त हो जिसको बहन बना के इंट्रोड्यूस किया हो। सर लेकिन दोस्त को वो दोस्त कह के भी इंट्रोड्यूस करवा सकती थी, बहन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मानसी के घर को सर्च करना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा कि ये वैशाली कौन है। आला बंदे। हाँ सर। थोड़ा सर्च करो। सर मुझे लगता है ये मकान मालिक सतीश हमसे झूठ बोल रहा है। पूरा घर छान मारा, सारा सामान एक ही लड़के का लग रहा है, एक ही साइज के कपड़े। अगर 2 लड़कियां रहती तो कम से कम टूथब्रश तो 2 होते, और टॉवेल भी एक ही है सर। सर मैंने आड़ोस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, लेकिन वैशाली के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और हाँ सर, मानसी के बारे में जब मैंने पूछा तो लोगों का कहना है कि वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती थी। तूने तो कहा था कि वैशाली के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है, लेकिन तेरे अलावा मोहल्ले में वैशाली को कोई नहीं जानता, और तूने तो वैशाली का चेहरा भी आइडेंटिफाई कर लिया। साहब दरअसल वैशाली दिन भर घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी ना। तो अब तो ये भी बता दे कि क्या किया तूने उसके साथ? किसके साथ? वैशाली के साथ। बाकी की बॉडी कहाँ है उसकी? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ भाड़ा लेने के लिए जाता था, उधर ही वैशाली दिखती थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जाता साहब। तेरा चक्कर था उसके साथ? नहीं साहब, मेरा चक्कर नहीं था। झूठ मत बोल, तेरा वैशाली के साथ चक्कर था, और तुम दोनों में ऐसा कुछ तो हुआ जिस वजह से तूने वैशाली का किस्सा ही खत्म कर दिया। और इत्तेफाक की बात देख, मानसी के मिसिंग के बारे में हम तेरे पास पूछताछ करने पहुंचे, तूने सोचा चलो अच्छा है वैशाली का किस्सा मानसी के किस्से के साथ जोड़ दिया जाए। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, वो दोनों साथ में रहती थी, बस इतना ही जानता हूँ। आप चाहे तो उसके दोस्त से पूछ लीजिए। किसका दोस्त? मानसी का दोस्त, एक लड़का हमेशा आता था घर पे, उसने जरूर वैशाली को देखा होगा। आप उससे पूछ लीजिए ना साहब। सर अंकुर लाटकर नाम का एक लड़का है, उसके कई सारे कॉल मानसी के कॉल रिकॉर्ड में फ्लैश हो रहे हैं, उसका एड्रेस मिल गया है। लेकिन सर उसने 10 मई के बाद मानसी को एक भी फोन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 तारीख के बाद अंकुर लाटकर मानसी के साथ ही हो और इसलिए उसको मानसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हो सकता है, या शायद उसे पता हो कि मानसी तो मर चुकी है, तो फोन करने की जरूरत क्या है? अंकुर लाटकर जी। हाँ सर, मानसी मेरी गर्लफ्रेंड थी। थी मतलब अब नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया था। हम दोनों शादी करने वाले थे, हालांकि मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से करूंगा। फिर क्या हुआ? 10 तारीख के बाद तुमने मानसी को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा रिश्ता टूट चुका था सर। तुम्हारा रिश्ता टूट गया था या हौसला टूट गया था? नहीं सर, मैं मेरे शादी के फैसले को लेकर पक्का था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका सच कुछ और ही होगा। अच्छा चलो ना, मुझे लेट हो रहा है। थोड़ी देर और प्लीज। अरे पिछले 20 मिनट से थोड़ी देर कर रहे हो। चलो नहीं, चलो क्या ना। तुम? चलो नहीं। उठो। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मैं पागल हूँ क्या जो तेरे को सुबह से फोन कर रहा हूँ? चल पैसा निकाल। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों फोन कर रहा है तू इसे? हाँ, और पैसे? कैसे पैसे? क्या चाहिए कि तुझे? चुप कर बे तू।
अरे देखो क्या कर रहे हैं? ए पर छोड़ मियाँ बीवी के झगड़े में टांग मत अड़ा, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अबे बीवी किसे कह रहा है तू? मेरे से क्या पूछता है? जिसके साथ बैठा है ना उससे पूछ। क्यों री, बताया नहीं तूने उसको क्या? ये पकड़ तेरे पैसे और जाता बन यहाँ से। अंकुर मैं तुम्हें बताने वाली थी कि इतना बड़ा धोखा। अंकुर सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, हमारे बीच में अभी कुछ नहीं है, समझ में आई बात? मती मारी गई थी मेरी कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरे माँ बाप से झगड़ा किया, पागल था मैं। और आइंदा मुझे फोन करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझ में आई बात? अंकुर अंकुर सुनो अंकुर। फिर 10 तारीख के बाद मैंने उसे कॉल नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ था वो हम बताते हैं। तुमने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद तुमने उसे गुस्से में मारा। नहीं सर, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 10 तारीख को जब वो सलोन गई थी तब उसका गाल सूजा हुआ था और तुमने उसे मारा इसलिए वो गाल सूजा था। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम ये बताओ कि मानसी के किसी दोस्त या बहन वैशाली को जानते हो? वैशाली? नहीं, मैं किसी वैशाली को नहीं जानता। तुम मानसी के घर पर अक्सर आया जाया करते थे? हाँ सर। वो अकेली रहती थी या किसी के साथ? नहीं, वो तो अकेली ही रहती थी सर। सर इस अंकुर पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर मानसी ने सचमुच में शादी की होती तो क्या वो अपनी माँ को नहीं बताती? हो सकता है अंकुर झूठ बोल रहा है। एक कांस्टेबल यहाँ सिविल में लगा दो, उस पर नजर रखनी होगी। वो इसलिए कि इसे पता चल चुका है कि हमें पता है कि मानसी गायब है, और अगर ये इस केस में इन्वॉल्व है तो भागने की कोशिश करेगा। सर लेकिन रिस्क क्यों ले? मुझे लगता है इसे सीधा उठा ले। कैसे राणे? हमारे पास एक सर है और एक हेडलेस बॉडी है, वो भी नहीं पता किस लड़की की। और ये भी हो सकता है ना कि मानसी ने खुद अपनी माँ को नहीं बताया होगा कि वो शादीशुदा है। हो सकता है। राणे एक काम करो, मानसी जिस सैलून में काम करती है और जहाँ रहती है वहाँ आस पड़ोस में पता करो तो उसके शादीशुदा होने के बाद किसी को पता है क्या? नहीं, वो तो मैरिड नहीं थी, अकेली रहती थी। नहीं सर, कभी शादी के बारे में बताया नहीं। नहीं सर, वो शादीशुदा नहीं थी। नहीं सर, वो मैरिड नहीं थी। नहीं सर, शादी नहीं हुई थी उसकी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसकी शादी नहीं हुई थी? सब रोज बात होती थी, कभी तो कहीं तो उसके पति के बारे में बात की होती। वैशाली ने भी कभी बात नहीं की। तुम अभी भी इसी बयान पे टिके हुए हो कि कोई वैशाली नाम की लड़की उसके साथ रहती थी? अरे साहब थी, दोनों साथ में रहती थी। सब मेरी खोली है, मेरे को पता होगा ना कि कौन खोली में रहता है, इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना साहब। राणे शायद ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ना तो ये साबित हो रहा है कि वैशाली मानसी के साथ रहती थी, और ना ये कि मानसी शादीशुदा थी। हाँ सर, ये लड़कियों वाला केस ज़्यादा ही उलझता जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि वो हेडलेस बॉडी मानसी की है, और हमें वैशाली की बॉडी भी नहीं मिल रही है। राणे, मानसी के घर के आसपास के पैथोलॉजिकल लैब चेक करने को कहा था, वहाँ से कोई जानकारी मिली? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। एक काम करो, इस खोज को आगे बढ़ाओ, सलोन के आसपास के भी लैब को चेक करो, उधर विक्रोली, विद्या विहार, कुर्ला, अंधेरी, सायन तक जाओ, और इस तरफ थाने और मुलुंड तक मानसी नाम के कितनी लड़कियों ने टेस्ट करवाया होगा। अगर किसी का भी ब्लड सैंपल हमें मिल गया तो 100% ना सिर्फ 50% तो ये पता चल जाएगा कि नहीं मानसी की बॉडी है या नहीं। अगर तीर निशाने पर लग गया तो हमें एक दिशा तो मिल जाएगी। मानसी गायब थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया था। एक बिना सर की डेड बॉडी थी पुलिस के सामने, और वो थी किसकी, ये सवाल मुंह उठाए खड़ा था। सतीश का बयान संदेहजनक था। उसके मुताबिक मानसी वैशाली नाम की एक लड़की के साथ रहती थी, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। डेड एंड पर आकर रुकी पुलिस ने अपना नसीब आजमाया। उन्होंने सारी मुंबई की लेबोरेटरीज में खोज शुरू कर दी, और इस बार पुलिस को 1000 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज में से बस एक मैच ढूंढ निकालना था। ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। सर देखिए, ब्लड रिपोर्ट, शुगर लेवल, कैरेटिन लेवल, थायराइड फ्लूइड सब मैच हो रहा है। 80% कंफर्म है कि ये मानसी सुर्वे की बॉडी है। राणे, अब इसका सर हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? ये मानसी की माँ किस लॉज में रुकी है? ये सुजाता सुर्वे कौन से रूम में? लेके जाओ मैडम।
औरत पे हाथ उठाता है नामर्द कहीं का। हाथ उठाया उस पे, बीवी है वो मेरी, और मारूंगा उसे। और मारेगा उसे, और मारेगा उसे। उसे कितनी बार समझाया मैं कि उस कलमोई मानसी अपने को कोई संबंध नहीं रखने का है, बात क्या को नहीं सुनती हुआ मेरा। अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता है तू? उसने काम में चुप ऐसा किया है, मेरे खानदान का मुंह काला करके रख देती वो लड़की। क्या किया था उसने? चपरासी के लड़के के साथ चक्कर था उसका, कितनी बार समझाया उसको, और उसकी माँ भी उसकी तरफदारी करती थी। मुझे तो शक है कि मानसी के घर से भाग जाने में ये सुजाता ने उसकी मदद की होगी। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। किसे? मानसी को या उसकी माँ को? उसकी माँ को। हाँ, सही बोला, क्योंकि मानसी को तो तूने पहले ही मार दिया। मानसी मर गई? ज्यादा नाटक मत कर, सच बता। वो सच में मर गई क्या? हाँ, उससे तूने मारा और मारने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर कहीं और फेंक दिया, सर कहीं और। बोल, सर कहाँ फेंका? मैंने नहीं मारा उसे। 11 तारीख को कहाँ था तू? मैं गांव में था। सच बोल, कहाँ था तू? बोला ना, मैं गांव में था। वो गांव में एक शादी थी, सब लोगों ने देखा है मुझे, पूछ सकते हैं आप किसी से भी। तुझे पहले से पता था ना मानसी शादीशुदा है? अब वो शादीशुदा रहे या कुएं में जाके जान दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस दिन घर छोड़कर भागी उसी दिन वो मेरे लिए मर गई थी। सर सिर्फ एक ही आदमी कह रहा है कि मानसी की शादी हुई थी, और सिर्फ एक ही आदमी ये भी कह रहा है कि मानसी वैशाली के साथ रहती थी। ये दोनों लड़कियां तो गुत्थी बन के सामने खड़ी हुई हैं। हाँ सर, इन दोनों लड़कियों के बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यशवंत सूर्य का ठिकाना एक बार क्रॉस चेक करो, पता करो 11 तारीख को कोल्हापुर में था कि नहीं। लोकल पुलिस स्टेशन से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर वो कोल्हापुर में था तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन भी पता कर लो। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है। कम से कम 3-4 दिनों से बॉडी पड़ी होगी यहाँ। सर मुझे लगता है कि ये बॉडी वैशाली की हो सकती है। अभी के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो कल तक रिपोर्ट आ जाए। ओके सर, अंकुर का और मानसी का कॉल रिकॉर्ड, और इन कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है सर दोनों ने इस एक पर्टिकुलर नंबर पर कॉल किया है। किसके नाम से ये नंबर? सर ये नंबर तो मानसी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। मानसी के पास कोई दूसरा नंबर है, इस बात की चर्चा तो किसी ने भी नहीं की। सर अंकुर ने कहा था कि 10 तारीख के बाद उसने मानसी को कॉल नहीं किया है, लेकिन 11 तारीख को अंकुर ने इस नंबर पर फोन जरूर किया है। एक काम करो, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है ये नंबर मानसी के नाम से रजिस्टर्ड हो, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। कौन? वैशाली? ये वैशाली नाम की कोई लड़की है तो तभी साबित हो पाएगा ना जब सर और डेड बॉडी मैच कर जाए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपने अर्जेंट मंगवाई थी ना? रानी, ये डेड बॉडी और सर तो एक ही इंसान के हैं। रानी, इसका मतलब ये वैशाली की ही बॉडी है जिसके बारे में सतीश हमें बता रहा था। और एक बात और प्रूफ हो रही है कि एक ही तरीके से दोनों को मारा है। रानी, ये तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? सर मुझे लगता है कि इसमें मकान मालिक सतीश साहनी का ही हाथ होगा। साहब, मैंने क्या किया? मानसी ने तेरी खोली का 8 महीने से भाड़ा नहीं दिया था और फिर भी तूने मानसी से खोली खाली नहीं करवाई, क्यों? साहब तो इसमें बुरा क्या किया साहब? मैंने अच्छी लड़कियां थी, सोचा पैसे आएंगे तो भाड़े दे देंगे हम लोग। और साहब मैं अकेला आदमी हूँ, मुझे लगता कितना है साहब। झूठ बोल रहा है तू। सब मानसी को तू पसंद करता था इसलिए कर रहा था सब? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि उसका चक्कर है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? चल मानसी को छोड़ दे, वैशाली की बात करते हैं। पसंद करता है ना तू उसे? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। देख, हमें वैशाली की डेड बॉडी मिल चुकी है और हमें यह भी पता चला है कि जब वो मरी थी तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या ये सब? कौन है वैशाली? और तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना वो? सच सच बोल, वरना पुलिस स्टेशन ले जाके इतना मारूंगा ना कि फिर बोलना भूल जाएगा तू। नहीं साहब, मेरी वजह से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? 7 साल पहले मैंने अपनी नसबंदी करवा ली थी साहब। अगर ऐसा था तो वैशाली मानसी की बहन है, ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था तू? साहब ये बोल बोल के मैं कंटाल गया हूँ। दोनों बहनें थी, यही रहती थी साहब। अब आप वो लड़के को ढूंढो ना साहब, वो बताएगा आपको। देख, हमने उस लड़के को भी ढूंढ लिया है, अंकुर लाडकर नाम है उसका, और उसी ने हमें बताया कि मानसी यहाँ अकेली रहती थी। तो उसे पूछो ना साहब, मानसी जब काम पर जाती थी तो उसके घर में किससे मिलने जाता था?
तूने तो कहा कि मानसी अकेले रहती थी, तो जब वो घर पे नहीं रहती थी तो क्या टीवी देखने जाता था? बोल। सब वो मैं वो वैशाली से कभी कभी मिलने चला जाता था वहाँ। तो इसका मतलब है कि मानसी के साथ वैशाली भी वहां रहती थी? हाँ सर। कौन थी वो उसकी बहन? वो उसकी मेड थी, लेकिन मानसी उसे अपनी बहन की तरह रखती थी। और तो बीबी की तरह। देख, हमें वैशाली की लाश मिल चुकी है और यह भी पता चला है कि जब वो मरी थी तब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तू उसे मिलने जाता था ना, वो तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना? नहीं सर। हाँ, और इसी वजह से तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की कि वैशाली नाम की कोई लड़की है ही नहीं, हमें गुमराह करने की कोशिश की। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। राणे, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ब्लड सैंपल हमें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं सर, हो सकता है कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। मैं जाता था वैशाली से कभी कभी गप्पे मारने के लिए, लेकिन एक दिन वैशाली व्हाट हैपेंड? वैशाली क्या कर रही है तू? व्हाट आर यू डूइंग? कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? वैशाली ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। लिसन टू वैशाली व्हाट है? क्या कर रही है तू? क्या गलत है अंकल? ये गलत है। क्यों अंकल? मानसी का प्यार सही और मेरा प्यार गलत? वैशाली ये गलत है। मैं मानसी से प्यार करता हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की सर। वो इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि उसने मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया। उसके बाद वो खुद गिल्टी फील करने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम प्लीज ताई को ये सब मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुझे पाया पड़ती, प्लीज। क्या करती है शांत बस। देख, गलती मुझसे भी हुई है, बट वैशाली समझने की कोशिश कर। मैं मानसी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब वो सहन नहीं कर पाएगी। उसे पता चला ना कि हम दोनों के बीच में ये सब हुआ, उस वजह से मुझे वो छोड़कर चली जाएगी। आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बस इतना ही। और एक ही बार हुआ सर, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई थी या किसी और से। लेकिन हम श्योर हैं, वो तुझसे ही प्रेग्नेंट थी। मानसी को ये बात पता थी और इसलिए तुमने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो और हमें फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुमने उसकी शादी की बात उठाई ताकि हमें यकीन हो जाए कि मानसी गलत लड़की है। नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं खुद मानसी के पति से मिल चुका हूँ। ठीक है, तो उसका स्केच बनवा सकते हो ना? हाँ। हेलो, अच्छा ठीक है सर, यशवंत सुरवे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैं नहीं आया मुंबई। तू मुंबई नहीं आया था तो तेरा फोन अकेला आया था यहाँ पर? बोल। और तो और तू सलोन के एरिया में भी गया था जहाँ पर मानसी काम करती है। मानसी से मिला था ना तू? बोल, मिला था कि नहीं? हाँ, मैं मुंबई आया था। सुजाता को फोन पे बात करते हुए सुना था मैंने। तू जानती है ना अपने बाबा को? हाँ, तभी मैं दूसरे दिन मुंबई आ गया। घर से चली गई, उसके बावजूद तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंच रही क्या? जब भी तो अपने आई का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो काय को फोन करती है उसे? बाबा मैं नाम मत है मेरा, तेरे नाम का स्नान कर चुका हूं मैं। और तेरा और हमारा ना कोई रिश्ता नहीं है। और तू अगर दोबारा अगर सुजाता को फोन करेगा तो ये आज ही के दिन मिलना था आपको, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ ना। अभी सोच रही थी ट्रेन के सामने जाके ना अपनी जान दे देती हूँ। तो दे दे ना, कौन रोक रहा है तेरे को? तू मर जाएगी ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राणे, तुमने गौर किया यशवंत ने क्या कहा? उससे मानसी ने ये कहा था कि वो जान देने की कोशिश कर रही थी, और तारीख थी 10 नवंबर, और अंकुर ने कहा कि उसी दिन उसका हस्बैंड उसके सामने आया था, जिसकी वजह से उसने रिश्ता तोड़ दिया। हाँ सर, अगर ये दोनों बातें जोड़ी जाए तो शायद अंकुर सच कह रहा है कि मानसी शादीशुदा थी। सर, स्केच आर्टिस्ट ने स्केच बनाया है। यही था, मैं बता रहा हूँ, यही था सर। राणे, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ये आदमी जल्द से जल्द हमारे हाथ आना चाहिए। सर मैं जाऊँ?
फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, वरना फिर से पकड़े जाओगे। जी सर। रुको, ये बताओ वैशाली कहाँ की रहने वाली थी? सर एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मानसी की बातों में कई बार कोल्हापुर का जिक्र हुआ था। सरनेम क्या है उसका जानते हो? वो तो मैंने कभी पूछा नहीं सर। ठीक है, जाओ। जी सर। राणे, मानसी के दूसरे नंबर से कोल्हापुर में कोई कॉल हुआ था कि नहीं, पता करो। ओके सर। आखिर वैशाली थी कौन, कहाँ रहती थी, उसका मानसी के साथ कोई रिश्ता था भी या नहीं, और क्या मकान मालिक सच बोल रहा था? सर, ये मानसी के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड है। कोल्हापुर में इस नंबर पर महीने में 2-3 बार कॉल होता है। प्रीपेड नंबर है, आउटगोइंग का पैसा 2-3 महीने से भरा ही नहीं है। किसके नाम पे ये नंबर? सर, कोई प्रकाश नाम का बंदा है। ये वैशाली सकपाल का घर है? हाँ। आप कौन? मैं प्रकाश सकपाल, उसका पिताजी। लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो तो मुंबई में है। मैं PSR राणे, मुंबई पुलिस से। अरे सर, आप यहाँ किस लिए? मेरी बेटी तो ठीक है ना? देखिए प्रकाश जी, वैशाली की 4 दिन पहले ही मौत हुई है। वैशाली की मौत? पुलिस मानसी और वैशाली से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रही थी। ये सभी लोग शक के दायरे में थे, पर हत्यारा कौन था, ये ढूंढ निकालना अभी बाकी था। वैशाली की माँ को गुजरे हुए जमाना हुआ है सब। मैंने वैशाली को पाल पोस के बड़ा किया है सब। वैशाली पढ़ने में इतनी कुछ खास नहीं थी। उसको वो लेडीज का कुछ है ना, क्या बोलते हैं ना, वो बूटी ब्यूटिशियन। हाँ, वो होना था उसको। फिर वो मानसी आई यहाँ पे, जिसके साथ वैशाली रहती थी। उसको वो बूटी कुछ वो सिखाना शुरू कर दिया। मैंने भेज दिया उसको, मुंबई भेज दिया। लेकिन साहब, ये मानसी को वैशाली के बारे में पता है क्या? दरअसल प्रकाश जी, मानसी की भी मौत हो गई है। क्या? सर, इन्होंने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है। आपकी जब बात होती थी उससे तो क्या कहती थी वो बहुत ठीक है ऐसा ही बताती थी। मानसी कितना अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखती है, उसके अच्छाई के बारे में ही बताती थी वो। लेकिन क्या? मानसी का पति उसको बहुत परेशान करता था। हर 2-3 दिन के बाद आके पैसे मांगता था उसके पास। वैशाली को बहुत फिक्र होती थी मानसी की। क्या वैशाली ने नाम लिया कभी मानसी के पति का? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? तो तूने नहीं मारा, 4 दिनों से तो घुमा रहा है। मैं झूठ पे झूठ बोल रहा है। मानसी के पति का झूठा स्केच बना के दिखाया, जबकि तू खुद उसका पति है। और अब तू भी झूठ बोल रहा है कि तुमने उन दोनों का मर्डर नहीं किया। नहीं साहब, मर्डर नहीं किया मैंने। मैं मानसी से पैसे लेने जाता था। मानसी से पैसे लेता था, वो देती नहीं थी तो मैंने कभी कभी उस पर हाथ उठाया। और तूने अपने अफेयर के बारे में भी झूठ बोला ना? हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था। जबरदस्ती उसने नहीं, मैंने की थी उससे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जो तुम्हें ऑप्शन बताया है वही हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। हमें इस बच्चे को गिराना होगा। जाओ कुछ करो। पर मैं अकेले कैसे जाऊं? प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मानसी को वही सब पता चल गया ना तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। प्लीज। नहीं, कोई नहीं देखेगा। देखो, मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा चाहिए, क्योंकि अगर ताई को पता चला तो बहुत त्रास होगा उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दीदी दुखी हो। और मानसी को सब पता चल गया और उसने मुझे उसी वक्त वहां से बाहर निकाल दिया। इसने तेरे साथ इतना कुछ किया और तूने मुझे बताया तक नहीं? ताई,
मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो। एक काम कर, चल पुलिस स्टेशन चल और उसने जो कुछ भी किया ना सब बताओ। चल। नहीं साहब, नहीं, किस मुंह से पुलिस में जाऊंगी मैं? ताई मैं घर पड़ती हूँ, ताई प्लीज। तू यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। लेकिन उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मुझे 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 सच में नहीं पता साहब। सर आपको क्या लगता है ये खून इसने किए होंगे? क्योंकि कत्ल के वक्त इसका मोबाइल लोकेशन तो घर का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो घर पे मोबाइल रख के उसके बाद निकला। हाँ नहीं, अगर वैशाली प्रेग्नेंट थी और ये बात मानसी को पता थी तो ज़रूर उसे लेके वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होगी। एक काम करो, मानसी के घर के आसपास के जितने भी गायने क्लिनिक है ना, वहाँ जाओ और चेक करो। मुझे उनके फर्स्ट विजिट की डेट और टाइमिंग चाहिए। हाँ, यही लड़की मुझसे मिलने आई थी उस दिन, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके साथ जो आई थी लड़की वो प्रेग्नेंट थी। जो लड़की प्रेग्नेंट थी उसका नाम क्या है? वैशाली। और सरनेम? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपना बच्चा गिराना चाहती थी। हाँ, लेकिन केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे तो मैंने उसको सलाह दी कि 2-3 दिन सोच ले और उस लड़के से बात कर ले, फिर वो मेरे पास आए। फिर? पता नहीं, वो बोल तो रही थी कि वो आएगी, लेकिन वो आई नहीं। अगर बच्चा गिराने में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी तो ज़रूर इन लोगों ने किसी से सलाह मशवरा किया होगा। हाँ सर, और इसीलिए शायद वो डॉक्टर के यहाँ से वापस चली गई। पता करो 12 बजे के बाद वैशाली और मानसी ने किस किस को फ़ोन किया था? सर 10 तारीख की रात को मानसी के मोबाइल से इस नंबर पर रात को 12 बजे के बाद कॉल की गई और ये कॉल लगभग 45 मिनट तक चली। किसके नाम से ये नंबर? हाँ, मैंने ही मारा उन दोनों को और ये सब मानसी की वजह से हुआ था। काका, वैशाली प्रेग्नेंट है। वैसे तो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे पति ने उस पर जबरदस्ती की और वो चुपचाप सहती गई। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली और उसके साथ साथ मेरी भी। हेलो हेलो, ऐकता है ना? हाँ, हेलो बेटा। काका, आप आइए और इसको यहाँ से लेके जाइए। अब मुझसे नहीं होगा। एक काम कर बेटी, तू उसको उसके चाचा के घर पे लेके जा। अरे ये वहां पे गुल खिला रही थी तो तेरी अकल के घास चरने गई थी। देखिए आप, थोड़ा आपसे बात करना बेकार है। बात करना बेकार? तू कहाँ जा रही? हाँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ जाएगी तू? प्रकाश को मानसी और वैशाली के कत्ल के जुर्म में और रमेश को उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।